वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 7 ऊष्मा तथा ताप के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को छूने पर वह ठंडी प्रतीत होती है तो हाथ और वस्तु के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताइए। इसका उत्तर है, क्योंकि ऊष्मीय प्रसार अर्थात ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर होती है, अतः किसी वस्तु को छूने पर वह ठंडी प्रतीत होती है तो ऊष्मा का प्रवाह हाथ से वस्तु की दिशा में होगा। प्रश्न दूसरा है, ऊष्मीय प्रसार को ध्यान में रखते हुए ठोस, द्रव एवं गैस को क्रमबद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, ठोस, द्रव एवं गैस ऊष्मा प्राप्त करके प्रसारित होने वाले पदार्थ हैं। ठोस में ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है, द्रव में ऊष्मीय प्रसार अपेक्षाकृत अधिक तथा गैसों में ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक होता है। ऊष्मीय प्रसार का बढ़ते क्रम निम्नवत है, ठोस, द्रव और गैस। अगला है प्रश्न तीसरा, कांच की बोतल का ढक्कन कस जाने पर उसे खोलने का उपाय कारण सहित बताइए। इसका उत्तर है, कांच की बोतल का ढक्कन कस जाने पर सर्वप्रथम बोतल को उलटकर उसके ढक्कन डॉट को गर्म पानी में डुबाए जाने से बोतल के ढक्कन में ऊष्मीय प्रसार के कारण ढक्कन का कसाव ढीला होकर खुल जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, धूप में रखी साइकिल के ट्यूब के फटने की संभावना रहती है, कारण सहित उत्तर लिखिए। इसका उत्तर है, साइकिल का ट्यूब रबर का बना होता है जिसके अंदर हवा भरी होती है। गर्मी पाकर रबर की अपेक्षा हवा में प्रसार होने से फैलने लगती है, अतः दाब बढ़ने से ट्यूब के फटने की संभावना होती है। अगला है इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न। प्रश्न पहला है, किसी पदार्थ का पिघलना और जमना हिमीकरण एक ही ताप पर क्यों होता है। इसका उत्तर है, किसी ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर ऊष्मा देने पर वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है, जबकि उसी द्रव में उसी ताप पर उतनी ही ऊष्मा निकाल लेने पर वह ठोस बन जाता है। इसी कारण किसी पदार्थ का पिघलना और जमना एक ही ताप पर होता है। अगला है प्रश्न दूसरा, टीका लगाने के पूर्व डॉक्टर आपकी त्वचा पर स्प्रिट लगाते हैं, आपको उस स्थान पर ठंडक क्यों महसूस होती है। इसका उत्तर है, जब डॉक्टर आपकी त्वचा पर स्प्रिट लगाता है तो स्प्रिट को वाष्पित करने के लिए शरीर से ऊष्मा ली जाती है, जिससे स्प्रिट तेजी से वाष्पित होने लगती है और हमें ठंडक महसूस होती है। अतः टीका लगाने के पूर्व डॉक्टर आपकी त्वचा पर स्पिरिट लगाते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, गर्मियों में चिकनी काली मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा नहीं होता, जबकि लाल मिट्टी के छोटे छोटे छिद्र युक्त घड़े में पानी ठंडा हो जाता है, क्यों। इसका उत्तर है, लाल मिट्टी के घड़े में असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें से पानी वाष्पित होकर बाहर निकलता है, जिससे घड़े के पानी का तापक्रम लगातार कम होता जाता है। वाष्पन क्रिया जितनी अधिक होगी पानी उतना ही ठंडा होते जाता है। क्योंकि चिकनी काली मिट्टी के घड़े में छिद्र न होने से यह क्रिया नहीं होती, इसलिए गर्मियों में पानी चिकनी काली मिट्टी के घड़े की अपेक्षा लाल मिट्टी के छिद्र युक्त घड़े में अधिक ठंडा होता है। अगला है प्रश्न चौथा, दूध को फटने से बचाने के लिए गर्मियों में उसे कई बार गर्म करना पड़ता है,
या रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, क्यों? इसका उत्तर है गर्मियों में दूध और अन्य भोज्य सामग्री जल्दी खराब हो जाती है। इन्हें खराब करने वाले जीवाणु 30 अंश सेल्सियस से 45 अंश सेल्सियस पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं, जिससे इन पदार्थों को 60 अंश सेल्सियस या उससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं। परिणाम स्वरूप जीवाणु मर जाते हैं। इसलिए गर्मियों में दूध को खराब होने से बचाने के लिए बार बार उबालने की आवश्यकता होती है अथवा रेफ्रिजरेटर में न्यून ताप पर रखा जाता है। अगला इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न है। प्रश्न पहला, कैलोरी और किलो कैलोरी की परिभाषा दीजिए एवं दोनों में संबंध बताइए। इसका उत्तर है कैलोरी की परिभाषा, एक कैलोरी ऊष्मा का वह परिमाण है जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि कर दे। इसलिए 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। किलो कैलोरी की परिभाषा है, 1 किलो कैलोरी वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसका संबंध है कैलोरी और किलो कैलोरी में संबंध है 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी। प्रश्न दूसरा है, किसी वस्तु को किसी निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है? इसका उत्तर है किसी वस्तु को गर्म करने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला है वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा ताप वृद्धि पर, तीसरा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। प्रश्न तीसरा है, पारे को तापमापक द्रव के रूप में सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्यों? इसका उत्तर है पारे को तापमापक द्रव के रूप में सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि पहला है पारा एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव है, दूसरा यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, तीसरा यह अधिक ताप परास हिमांक -39 अंश सेल्सियस और क्वथनांक 357 अंश सेल्सियस के लिए द्रव रूप में रहता है। चौथा, इसका प्रसार लगभग सभी तापों पर एक समान रहता है। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, गर्म करने पर वस्तु का प्रसार निर्भर करता है, तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी पर। दूसरा है, 10 कैलोरी ऊष्मा से 2 ग्राम जल के ताप में वृद्धि होगी, तो इसका उत्तर है 10 अंश सेल्सियस। तीसरा है, किसी पदार्थ पर अवशोषित ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है, तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी पर। चौथा है, 1 ग्राम जल के ताप में 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, तो इसका उत्तर है 1 किलो जूल। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊष्मा मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो इसका उत्तर है अंश सेल्सियस। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, स्तनधारी कोशिकाओं की वृद्धि, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा 37 अंश सेल्सियस पर होती है। ख है, सेकने के लिए बोतलों में गर्म जल भरा जाता है क्योंकि जल की, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक है। ग है, पारे का प्रसार सभी तापों पर लगभग समान होता है, इसलिए इसे यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान में थर्मामीटर तापमापी में उपयोग में लाया जाता है।
घ है 1 कैलोरी ऊष्मा 4.186 जूल के तुल्य होती है। अंग है जल का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, कारण सहित उत्तर दीजिए। क, मोटे कांच के गिलास में खौलता पानी डालने पर वह चटक जाता है, क्यों? इसका उत्तर है, जब मोटे कांच के गिलास में खौलता हुआ पानी डाला जाता है तब गिलास कांच से निर्मित होता है वह चटक जाता है, क्योंकि ऊष्मीय प्रसार होता है जिससे गिलास की भीतरी सतह का प्रसार बाहर की तुलना में अधिक हो जाता है। ख है, गर्मी के दिनों में हम पानी को ठंडा करने के लिए उसे धातु के घड़े में न रखकर लाल मिट्टी के घड़े में रखते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, लाल मिट्टी के घड़े में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें से पानी वाष्पीकृत होकर छोटे छोटे छिद्र से बाहर निकलती है। इस पानी को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े के जल से ली जाती है, जिससे घड़े में पानी का तापक्रम लगातार कम होता जाता है। घड़े में जितनी अधिक वाष्पीकरण क्रिया होगी पानी उतना ही अधिक ठंडा होगा, जबकि धातु के घड़े में छिद्र न होने के कारण धातु के घड़े का पानी ठंडा नहीं हो पाता। अतः गर्मी के दिनों में लाल मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता है। ग है, थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर चढ़ने लगता है, क्यों? इसका उत्तर है, थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर ऊष्मीय प्रसार के कारण चढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है, पसीना आने पर हवा लगने से ठंडक महसूस होती है, क्यों? इसका उत्तर है, हमारे शरीर के बाह्य भाग त्वचा में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें छोटे छोटे बाल उगे हुए हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पसीना बाहर निकलता है। पसीना आने पर उसे वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर से ली जाती है, परिणाम स्वरूप हमें ठंडक महसूस होती है। अगला है प्रश्न, गैस से भरे गुब्बारे को आग के पास लाने पर वह फट जाता है, क्यों? इसका उत्तर है, गैस से भरे गुब्बारे को आग के पास लाने पर वह फट जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस को आग के पास लाने से उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है, अतः अंदर का दाब बढ़ने से गुब्बारे फट जाते हैं। अगला है प्रश्न, दैनिक जीवन में जल के प्रसार से संबंधित 2 उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, दैनिक जीवन में जल के प्रसार से संबंधित 2 उपयोग हैं। पहला, प्रेशर कुकर में खाना का पकना। जब इसे गर्म किया जाता है तो प्रेशर कुकर में मौजूद जल ऊष्मा पाकर उबलने लगता है, फिर गैस में परिवर्तित हो जाता है जो खाना पकाने में सहायक होता है। दूसरा है, बर्फ को पिघलाते समय भी जल का प्रसार होता है जिससे बर्फ जल में परिवर्तित हो जाता है। अगला है प्रश्न 5वां, वस्तु की ताप वृद्धि के लिए उसे दी गई ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करती है? इसका उत्तर है, वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क है, वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा ताप वृद्धि के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ख है, ताप वृद्धि पर। वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाया जाएगा उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ग है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। भिन्न भिन्न पदार्थों के समान द्रव्यमान के ताप में समान वृद्धि के लिए भिन्न भिन्न ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह पूरी तरह से पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है प्रश्न 6वां, निम्नांकित के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। क है, 0.5 किलोग्राम जल का ताप 25 अंश सेल्सियस से 80 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। तो इसका हल है, दिया है
जल का द्रव्यमान बराबर 0.5 किलोग्राम। जल के ताप में वृद्धि 25 अंश सेल्सियस से 80 अंश सेल्सियस तक होता है। अतः तापांतर है 80 अंश सेल्सियस ऋण 25 अंश सेल्सियस बराबर 55 अंश सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा बराबर 4.18 जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस। जल द्वारा ली गई ऊष्मा Q बराबर ms गुणित T। तो यहाँ पर मान रखने पर Q बराबर द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा गुणित तापांतर। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे तो आ जाएगा Q बराबर 0.5 गुणित 4.18 गुणित 55 बराबर आ जाएगा 114.95 जूल। हमारा उत्तर आ गया 114.95 जूल। अगला प्रश्न है ख 12 किलोग्राम तांबे का ताप 50 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। तो इसका हल है दिया है तांबे का द्रव्यमान m बराबर 12 किलोग्राम, तांबे का तापांतर T बराबर 50 अंश सेल्सियस किलोग्राम, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर 386 जूल प्रति किलोग्राम। तांबे द्वारा ली गई ऊष्मा, तो यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा Q बराबर ms गुणित T। तो यहाँ पर मान रखने पर आ जाएगा 12 गुणित 386 गुणित 50 बराबर 2,31,600 जूल। तो हमारा उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा 2.316 गुणित 10 का घात 5 जूल। प्रश्न 7वां है पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4186 जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस है और कांच की विशिष्ट ऊष्मा 840 जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस है। अगर आप कांच को 80 अंश सेल्सियस तक गर्म करके 80 अंश सेल्सियस तापमान वाले पानी में डाला जाए तो दोनों के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4186 जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस है और कांच की विशिष्ट ऊष्मा 840 जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस है। यदि कांच को 80 अंश सेल्सियस तक गर्म करके 80 अंश सेल्सियस तापमान वाले पानी में डालेंगे तो कांच की ऊष्मा को पानी अवशोषित कर लेगा, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कांच के विशिष्ट ऊष्मा से अधिक है। इस प्रकार पानी का तापमान बढ़ जाएगा और कांच का तापमान कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।